बैक टू एनसीईआरटी साइंस। आज हम पढ़ेंगे डिफरेंस बिटवीन सॉलिड्स, लिक्विड्स एंड गैसेस। ठीक है, जो सॉलिड लिक्विड गैस है ये है क्या चीज? ये फिजिकल प्रॉपर्टीज है मैटर की। ठीक है, तो मैटर जो होता है हमारा, हमें पता है वो पार्टिकल्स से बना होता है, एटम्स से बना होता है। जो हमारा सॉलिड होता है वो कैसा होता है? उसके जो पार्टिकल्स होते हैं वो टाइटली पैक्ड होते हैं, इस तरह से आपस में बिल्कुल ही जुड़े हुए होते हैं। बिल्कुल भी हिलने के लिए जगह नहीं होती है। ठीक है, कोई भी मूवमेंट नहीं हो सकता, एकदम टाइटली रिजिडली पैक्ड होते हैं। हम सबको पता है। जो लिक्विड होता है, लिक्विड कैसा होता है हमारा? उसके पार्टिकल्स से, हमारा ये एक वेसल है, उसके पार्टिकल्स थोड़े इस तरह से खुले खुले रहते हैं। ठीक है, थोड़ा दूर दूर होते हैं। और जो हमारा गैस होता है, ये हमारा बलून, ये ऐसे कुछ, ये बलून, और इसके पार्टिकल्स कैसे होंगे? इस तरह से स्कैटर्ड, बहुत दूर दूर। ठीक है, अब देखते हैं डिफरेंस। जो सॉलिड होता है उसकी डेफिनेट वॉल्यूम होती है। ठीक है, लिक्विड की भी डेफिनेट वॉल्यूम होती है, गैस की डेफिनेट वॉल्यूम नहीं होती है। सॉलिड फ्लो नहीं करता। अगर मैं बुक ले लूं कोई, है ना, सपोज ये बुक ही है ना, तो बुक क्या बह जाती है? नहीं बहती। कोई भी सॉलिड चीज है वो नहीं बहता है, वो अपनी जगह पे रहता है, मेंटेन रहता है अपनी जगह पे। जो लिक्विड होता है वो फ्लो करता है, पानी को डालो कहीं पर छोड़ दो, ऐसे ही वेसल से बाहर निकाल के बहने लग जाएगा। जो गैसेस होती हैं वो भी फ्लो करती हैं। ठीक है, क्योंकि गैसेस जो होती है ना, उनके पार्टिकल्स ये फ्लो क्यों कर रहे हैं गैसेस और लिक्विड? क्योंकि इसके जो पार्टिकल्स है ना, बहुत जगह है, देख रहे हो, यहाँ पे देख रहे हो जगह है। तो क्या होता है, ये हिलने के लिए जगह है इनके पास, तो ये फ्लो कर लेते हैं। लेकिन यहाँ पार्टिकल्स कहाँ जाएंगे? जगह ही नहीं है मूव करने के लिए, तो वो क्या करते हैं, एक ही जगह पर रहते हैं, फ्लो नहीं करते हैं। सॉलिड्स रिजिड होते हैं हमारे, देख रहे हो कितने टाइटली पैक्ड पार्टिकल्स हैं, तो इसलिए रिजिड होते हैं। ठीक है, एकदम स्ट्रॉन्ग। ये रिजिड नहीं होते, फ्लो करते हैं, है ना, और ये भी रिजिड नहीं होते। जो सॉलिड्स होती है उसकी डेफिनेट शेप होती है, क्योंकि मूव करने की जगह नहीं है, पार्टिकल्स आर टाइटली पैक्ड, तो उसका अपना शेप मेंटेन्ड रहता है, वो अपने शेप तोड़ती नहीं है, क्योंकि पार्टिकल्स के जो पार्टिकल्स है वो आपस में चिपके हुए हैं। ठीक है, लेकिन जो हमारा लिक्विड होता है और जो हमारी गैसेस होती है उनकी कोई डेफिनेट शेप नहीं होती है। ठीक है, क्योंकि वो दूर दूर है उसके पार्टिकल्स। ठीक है, पार्टिकल्स के बीच में बहुत स्पेस है, तो क्या होता है, वो शेप मेंटेन नहीं कर पाते, पार्टिकल्स इधर उधर चले जाते हैं, मूव करते रहते हैं। ठीक है, तो इसकी वजह से शेप मेंटेन नहीं रहती। इसको आप लिक्विड को ग्लास में डालो, ग्लास का शेप ले लेती है। लिक्विड को आप बोल में डालो, कटोरी में डालो, उसका शेप ले लेगी। कोनिकल फ्लास्क में डालो, उसका शेप ले लेगी, है ना। गैसेस भी, उसका भी कोई शेप नहीं होता गैस का भी, राइट। जो सॉलिड्स होते हैं वो इनकम्प्रेसिबल होते हैं, यानी कि उनको हम पिचका नहीं सकते। अगर मैं इसको पिचकाने की कोशिश करूं तो ये पार्टिकल्स कहाँ जाएंगे? पिचका सकती हूँ मैं? ये अपनी जगह पे अड़े हुए हैं, नहीं पिचकेंगे। लेकिन जो लिक्विड, अगर मैं इसको पिचकाने की कोशिश करूं तो ये पार्टिकल्स पास पास आ जाएंगे, है ना, इधर इधर आ जाएंगे, तो पिचक जाएगा बेसिकली। तो ऑलमोस्ट इनकम्प्रेसिबल होता है, मतलब इतने अच्छे से भी कंप्रेस नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी कंप्रेस हो ही जाता है। जो गैसेस होती है ना वो हाईली कंप्रेसिबल होती है, एकदम पिचक जाती हैं। ठीक है, क्योंकि बहुत जगह है, मैं इसको पुश करूंगी तो इसके मॉलिक्यूल सारे यहाँ पे इकट्ठे हो जाएंगे, है ना। बलून को देखे हम पिचकाते हैं तो पिचक जाता है बलून, है ना। कैसे हो रहा है वो? क्योंकि उसकी कंप्रेसिबिलिटी, उसके अंदर जो गैस है उसकी कंप्रेसिबिलिटी बहुत हाई है, क्योंकि मॉलिक्यूल्स बहुत बहुत ज्यादा दूर हैं उसके, तो इसलिए उनको पिचका के उन्हें मूव कराने के लिए बहुत स्पेस होती है। ठीक है, तो जो गैसेस होती हैं वो हाईली कंप्रेसिबल होती है। क्योंकि ये हाईली कंप्रेसिबल होती हैं, इसलिए हमारे पास एलपीजी, सीएनजी और ऑक्सीजन सिलेंडर्स होते हैं, है ना। एलपीजी लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस, तो हम क्या करते हैं, सिलेंडर के अंदर गैस को भर देते हैं। ठीक है, भर सकते हैं। अच्छा, अगर हमारे पास से 10 लीटर वाटर है और हमारे पास 5 लीटर कैपेसिटी का सिलेंडर है, तो उसमें क्या ये पूरा पानी आ जाएगा? फिट नहीं आ पाएगा। 10 लीटर वाटर 5 लीटर के कंटेनर में नहीं आ सकता। लेकिन अगर 10 लीटर हमारे पास गैस है, लीटर में नहीं होती वैसे गैस, बट जो भी है ना, और 5 लीटर का हमारे पास कंटेनर है, तो इस गैस को हम इस 5 लीटर के कंटेनर में अच्छे से फिल कर सकते हैं, क्योंकि वो बहुत ज्यादा कंप्रेसिबल होती है, उसको पिचका पिचका के हम सिलेंडर में भर देते हैं। ठीक है, तो छोटे कंटेनर में भी बहुत ज्यादा गैस भर जाती है। इसलिए फिर जो ऑक्सीजन सिलेंडर्स हमारे हॉस्पिटल्स में मिलते हैं, हमारी जो एलपीजी गैस होती है, तो ये सब क्या है, गैसेज ही तो है, ये जो सिलेंडर के अंदर भर रखी है। ठीक है, क्योंकि कॉम्प्रेस हो जाती है इसलिए भर सकते हैं हम उसको इतना ज्यादा। जो सॉलिड होते हैं वो हाईली डेंस होते हैं, उसकी डेंसिटी बहुत ज्यादा होती है। पहले तो डेंसिटी होता है क्या, आधे बच्चे तो इसी में कंफ्यूज रहते हैं कि डेंसिटी चीज क्या है। डेंसिटी बेसिकली घनत्व, कोई चीज कितनी घनी है। ठीक है, हमारे हम बोलते हैं ना, अरे मेरे बाल तो बहुत घने हैं, है ना, तो क्या मतलब है इसका? बाल बहुत ज्यादा है सिर में, है ना, इसलिए घने। या मेरे बाल घने नहीं है, तो इसका क्या मतलब है कि बाल कम है सिर में इसलिए तो घने नहीं है, ये बहुत घना जंगल है। तो क्या, यानी कि बहुत ज्यादा पेड़ पौधे बहुत ज्यादा है हमारे, इसलिए घना है। लेकिन घना जंगल नहीं है तो बहुत कम पेड़ पौधे हैं, इसलिए घना
कम है वो, ठीक है। तो डेंसिटी क्या होती है, घनत्व, कोई चीज कितनी घनी है। तो सॉलिड से होते हैं हाईली डेंस होते हैं, डेंसिटी उनकी बहुत ज्यादा होती है, बहुत ज्यादा घने होते हैं। ये देखो इसके पार्टिकल्स कितने सारे, मतलब जगह भी नहीं है पार्टिकल्स के बीच में, तो डेंसिटी कैसी होती है, हाईएस्ट होती है सॉलिड्स में। लेकिन जो हमारी गैसेस होती है उसकी डेंसिटी लीस्ट होती है, देखो कितनी दूर दूर एकदम बिखरे हुए, है ना। तो हम क्या बोलते हैं, लीस्ट डेंसिटी गैसेस की। और जो लिक्विड है उसकी डेंसिटी सॉलिड से कम होती है और गैस से ज्यादा होती है, ठीक है। तो ये तो हो गया हमारा डिफरेंस। अब देखो, जो हमारा सॉलिड है उसमें दो तीन चीजें हैं एनसीईआरटी में, कि अगर हम बोल रहे हैं कि जो सॉलिड होता है वो रिजिड होता है, ठीक है, वो अपना शेप नहीं बदलता, सॉलिड अपना शेप मेंटेन करके रखता है। तो जो रबर बैंड होता है हमारा, वो कैसे स्ट्रेच हो जाता है ना, वो तो स्ट्रेच हो जाता है। तो सॉलिड ने अपना शेप कहाँ मेंटेन किया, किया क्या? तो ऐसे कैसे हो रहा है फिर? अगर हम बोल रहे हैं जो सॉलिड होता है उसका डेफिनेट शेप होता है, लेकिन जो चीनी होती है, नमक होता है, उसको हम कटोरे में डालते हैं तो वो कटोरे का शेप ले लेती है, ग्लास में डालेंगे तो ग्लास का शेप ले लेगा चीनी और नमक, है ना। तो ये कैसे हो रहा है फिर? और अगर हम कह रहे हैं कि जो सॉलिड होते हैं वो इनकम्प्रेसिबल होते हैं, वो पिचकते नहीं है, तो फिर जो हमारा स्पॉन्ज होता है वो कैसे कॉम्प्रेस हो पा रहा है ना, वो तो उसको पिचकाओ पिचक जाता है स्पॉन्ज। तो ये सब कैसे हो रहा है? होता क्या है, ये देखो, हम बोल तो रहे हैं कि जो सॉलिड्स होते हैं वो अपना शेप मेंटेन करके रखते हैं, है ना। जो रबर बैंड है उसको हम स्ट्रेच करते हैं, जैसे हमने उसने अपना शेप बिगाड़ दिया, है ना। तो जैसे लेकिन हमने रबर बैंड को छोड़ा तो अपने ओरिजिनल शेप में वापस आ जाता है। यानी कि जो सॉलिड्स होते हैं उनमें टेंडेंसी होती है अपना शेप मेंटेन करने की। जब हमने फोर्स लगाया, रबर बैंड ने अपना शेप चेंज तो कर दिया, लेकिन जैसे ही वो एक्सटर्नल फोर्स हटा, हमने उसको खींचना बंद किया, वो अपने ओरिजिनल शेप में आ गया, है ना। उसने अपना शेप मेंटेन करके रखा। और अगर हम एक्सेसिव फोर्स लगाएंगे रबर बैंड में, उसको ज्यादा खींचेंगे, तो वो टूट ही जाएगा, है ना। फिर जो हमारी शुगर होती है, हमने बोला जो सॉलिड्स होते हैं वो अपना शेप मेंटेन करके रखते हैं, तो चीनी और नमक अलग अलग कंटेनर में अलग अलग शेप कैसे ले ले रहे हैं? देखो, जो चीनी होती है ना वो क्यूब्स में होती है, शुगर क्यूब्स। देखिए चीनी के ऐसे छोटे छोटे इस तरह से क्यूब्स होते हैं, अलग अलग चीनी के, है ना। और शुगर के क्रिस्टल्स होते हैं दाने दाने से। तो हर एक क्यूब जो होती है वो अपना शेप मेंटेन करके रखती है ना। कलेक्टिवली जब हम चीनी को एक साथ किसी कंटेनर में डालते हैं तो वो उसका शेप ले लेती है, लेकिन अगर हम देखें हर एक क्यूब चीनी का, वो अपना शेप मेंटेन करके रखता है, उसका शेप चेंज नहीं होता है ना। वो हमारा भ्रम है कि शेप ले रहा है किसी भी चीज का। फिर जो हमारे सॉलिड्स होते हैं वो इनकम्प्रेसिबल होते हैं, लेकिन जो स्पॉन्ज होता है वो तो पिचक जाता है। होता क्या है, स्पॉन्ज में होते हैं खूब सारे छेद, है ना, और उन छेदों में भरी होती है हवा। तो जब हम उसको पिचकाने की कोशिश करते हैं, स्पॉन्ज अपना शेप नहीं लीव करता, बस जो हवा उसमें होती है ना वो बाहर चली जाती है, ठीक है। बाकी स्पॉन्ज वैसे का वैसे ही रहता है, इसलिए हम बोलते हैं कि वो कॉम्प्रेसिबल है, वो पिचक जाता है। होता क्या है, जब हम स्पॉन्ज को पिचकाते हैं तो उसमें जो एयर स्पेस है, छोटे छोटे होल्स हैं, उनमें जो एयर होती है वो बाहर निकल जाती है, ठीक है, इसलिए हम स्पॉन्ज को कॉम्प्रेस कर पाते हैं, वरना सॉलिड्स इनकम्प्रेसिबल होते हैं। जो हमारे लिक्विड होते हैं वो, उसमें सॉलिड, लिक्विड और गैस तीनों डिफ्यूज हो सकते हैं। अब डिफ्यूजन क्या चीज है, बायो में भी पढ़ा है डिफ्यूजन शब्द, है ना, लेकिन यहाँ पे डिफ्यूजन थोड़ा सा अलग है। डिफ्यूजन मतलब इसमें यहाँ पर है घुलने मिलने की क्षमता, ठीक है। अगर मैं बोल रही हूँ कि जो लिक्विड है उसमें सॉलिड, लिक्विड और गैस तीनों डिफ्यूज हो जाते हैं, इसका क्या मतलब है, जो लिक्विड होता है उसमें सॉलिड भी मिल जाता है, उसमें लिक्विड भी घुल जाता है और उसमें गैस भी घुल जाती है। फॉर एग्जाम्पल, एक पानी के गिलास में अगर मैं चीनी डालूं, चीनी सॉलिड है ना, सॉलिड को अगर मैंने लिक्विड में डाला, घुमाया चीनी को, तो घुल जाती है पानी में, है ना। तो सॉलिड सॉलिड क्या होता है, लिक्विड में डिफ्यूज हो जाता है, लिक्विड में भी लिक्विड डिफ्यूज हो जाता है। अगर मैं इंक लूं और इंक को पानी में डालूं तो इंक पानी में घुल जाती है, या मैं पानी लूं, पानी में दूध डालूं तो दूध भी पानी में मिल जाते हैं, तो लिक्विड लिक्विड भी आपस में डिफ्यूज हो जाते हैं। लिक्विड में गैसेस भी डिफ्यूज हो जाती हैं, लिक्विड में गैसेस भी मिल जाती हैं। जैसे कि जो हमारे एक्वेटिक प्लांट्स एंड एनिमल्स होते हैं वो सांस लेते हैं, तो सांस कौन कहाँ से ले रहे हैं, वो सांस जो पानी है उसमें ऑक्सीजन डिजोल्व है ना, पानी में ऑक्सीजन घुली हुई है, तभी तो वो सांस ले पा रहे हैं। और वो एक्वेटिक एनिमल्स और प्लांट्स जब एनिमल्स जो होते हैं जब कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं, वो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होकर कहाँ जा रही है, वो पानी में ही तो मिल जा रही है ना। और फिर उस कार्बन डाइऑक्साइड को प्लांट्स यूज कर रहे हैं, तो लिक्विड में गैसेस भी डिफ्यूज हो जाती है, मिल जाती है, ठीक है। जो सॉलिड होता है वो इतना डिफ्यूजेबल नहीं होता, उसमें कोई भी चीज इजीली डिफ्यूज नहीं होती। क्यों? क्योंकि देखो कोई भी चीज जब हमने इससे जो पहले क्लास हुई है उसमें हमने पढ़ा कि डिफ्यूजन जो होता है वो कैसे होता है, जो स्पेस है ना बीच में, यहाँ पे कोई भी चीज आके अपनी जगह बना लेगी। अगर मैं इसमें चीनी डालू पानी में, तो जो जो स्पेस है ना यहाँ पे, खाली खाली स्पेस, चीनी ये वाली जगह ले लेगी, है ना, तो वो घुल जाती है। लेकिन यहाँ तो घुलने के लिए जगह ही नहीं है ना। कोई चीज अगर हम इसमें डालेंगे भी तो कहाँ जाएगी, इतना स्पेस तो है नहीं, है ना। तो इसलिए सॉलिड्स जो होते हैं वो इतने ज्यादा डिफ्यूजिबल, उसकी जो डिफ्यूजन की जो कैपेसिटी होती है वो नहीं होती है ज्यादा, ठीक है। जो गैसेस होती है वो
उनका जो डिफ्यूजन का रेट होता है वो सबसे ज्यादा होता है। गैस सबसे जल्दी मिल जाती है किसी भी चीज में। क्यों? क्योंकि बहुत ज्यादा स्पेस है। अगर हम गैस में कोई चीज डालने की कोशिश करेंगे तो इतनी जल्दी जल्दी वो डिफ्यूज हो जाती है क्योंकि बहुत स्पेस होता है। अब खाने की जो खुशबू होती है, खाना किचन में बन रहा है और वो खुशबू हमारे गेट तक आ जाती है, तो हो क्या रहा है, वो जो पार्टिकल्स है, गैस के पार्टिकल्स, वो हवा में इतनी जल्दी जल्दी मिल जा रहे हैं, है ना, क्योंकि इनकी इतना स्पेस इतना है कि एकदम दौड़ते भागते रहते हैं, इनकी काइनेटिक एनर्जी एकदम हाई होती है इनकी। तो डिफ्यूजन का रेट भी बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, जितनी ज्यादा काइनेटिक एनर्जी उतना ज्यादा क्या होता है, उसका डिफ्यूजन का रेट होता है। डिफ्यूजन का रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू काइनेटिक एनर्जी। यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी बहुत ज्यादा लो है, पार्टिकल्स मूव नहीं कर पाते हैं ज्यादा, तो डिफ्यूजन भी लो है। यहाँ पे पार्टिकल्स मूव कर सकते हैं लेकिन गैस के जितने नहीं, इसलिए डिफ्यूजन हो जाता है। यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी सबसे ज्यादा है क्योंकि बहुत स्पेस है, पार्टिकल्स एकदम रैंडमली मूव कर रहे हैं कहीं भी, काइनेटिक एनर्जी इज हाईएस्ट, तो इसलिए डिफ्यूजन का रेट भी यहाँ पे हाईएस्ट होता है। ठीक है, अब एक चीज होती है हमारी जिसको बोलते हैं हम इंटरमोलिक्यूलर स्पेसिस। ठीक है, कहाँ लिखूं मैं, इंटरमोलिक्यूलर फोर्स। इंटरमोलिक्यूलर फोर्स इस शब्द से हम क्या समझ रहे हैं, इंटर यानी बीच में, मॉलिक्यूलर यानी मॉलिक्यूल्स, यानी कि मॉलिक्यूल्स के बीच में जो फोर्स लग रहा है ना, उसको बोलते हैं इंटरमोलिक्यूलर फोर्स। जो सॉलिड्स होते हैं, इसमें देखो जितने भी पार्टिकल्स है ना, हर एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, इंटरमोलिक्यूलर फोर्स। मॉलिक्यूल्स के बीच में जो फोर्स लग रहा है आपस में, उसको इंटरमोलिक्यूलर फोर्स बोलते हैं। जो सॉलिड्स होते हैं उनका जो इंटरमोलिक्यूलर फोर्स होता है वो सबसे ज्यादा होता है, तभी तो आपस में इतने कस के चिपके हुए हैं वो, है ना। लिक्विड में सॉलिड से थोड़ा कम होता है, पार्टिकल्स एक दूसरे को अट्रैक्ट तो कर रहे हैं लेकिन उतने जोर से नहीं कर रहे जितने सॉलिड कर रहे हैं। और इसमें तो गैस में तो पार्टिकल्स बहुत ही ज्यादा स्कैटर्ड है, तो जो इंटरमोलिकुलर फोर्स है, पार्टिकल्स के बीच में जो फोर्स लग रहा है एक दूसरे को अट्रैक्ट करने के लिए, वो बहुत ही ज्यादा कम है। हर एक मैटर के पार्टिकल्स में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है ना, वो डिफर करता है। ठीक है, हर एक मैटर में अलग अलग फोर्स लगता है। फोर्स जितना ज्यादा स्ट्रांग होगा, वो चीज तोड़ने के लिए उतनी ज्यादा मुश्किल हो जाती है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं लू एक नेल, नाखून वाला नेल नहीं, आयरन नेल जो होती है ना, कील। ठीक है, एक ले लो चौक और एक ले लो रबर, रबर बैंड। अगर मैं नेल को जो कील होती है उसको हाथ से तोड़ने की कोशिश करूं, टूट जाएगी क्या? नहीं टूटेगी। क्यों? क्योंकि उसमें जो इंटरमोलिकुलर फोर्स लग रहा है, कील के जो पार्टिकल्स हैं उसमें, उसका जो फोर्स है वो इतना ज्यादा स्ट्रांग है, एक दूसरे को अट्रैक्ट इतने जोर से कर रहे हैं वो पार्टिकल्स, कि हम उसको तोड़ ही नहीं पाते, हम उस फोर्स को अलग नहीं कर पाते, तो वो कील हमसे नहीं टूटती है। अगर मैं चौक बोलूं, चौक को पकड़ो, टक करो, एकदम से टूट जाती है। क्यों? क्योंकि चौक के पार्टिकल्स के बीच में जो फोर्स लग रहा है वो थोड़ा वीक है, तो इसलिए इजिली हम उस फोर्स को ओवरकम कर लेते हैं। बाहर से हमने एक एक्सटर्नल फोर्स लगाया, वो चौक का फोर्स, जो इंटरमोलिकुलर फोर्स है उनके बीच में, वो ब्रेक हो जाते हैं, तो चौक भी टूट जाती है। रबर बैंड क्या होता है, उसमें भी उसको जब स्ट्रेच करो तो वो स्ट्रेच हो जाता है ना। तो अभी भी फोर्स है उसमें, जो पार्टिकल्स है वो एक दूसरे को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हैं, इसलिए वो स्ट्रेच तो हो रहा है लेकिन टूटा नहीं। जब हम ज्यादा फोर्स लगा देते तब रबर बैंड टूट जाता है। ठीक है, तो हुआ क्या, जब हमने ज्यादा फोर्स लगाया तो जो इंटरमोलिकुलर फोर्स था पार्टिकल्स के बीच में, वो वीक पड़ गया हमारे लगाए हुए फोर्स के सामने, तो इसलिए क्या हुआ, रबर बैंड टूट गया। ठीक है, समझ आया ये? तो ये तो क्या हो गया, डिफरेंस बिटवीन सॉलिड लिक्विड गैस। इसमें हमने क्या पढ़ा, कुछ जो एक्सेप्शन से हमें लगते हैं, जो कि होते नहीं है, वो पढ़े सॉलिड में। ठीक है, की डेंसिटी और जो डिफ्यूजन का रेट। ठीक है, तो इसके साथ ये खत्म।